जय हिंद दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग लूसेंट का ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, लूसेंट गागर में सागर की तरह है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी हो या ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, हर जगह बिहार दरोगा, हर जगह इस लूसेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस लेक्चर को आप लोग सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में और वीडियो के रूप में देख सकते हैं। यहाँ जो आप देखेंगे, इसमें लूसेंट आपको जो करवाया जा रहा है, ये बहुत ही बारीकी तरीके से पिछले 10 साल का हर एक लेवल का क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है या इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है उसको अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है, सर्कल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग इसे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। आप अगर इसमें किसी तरह का सुधार चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज का जो वीडियो है ये ब्राह्मण साम्राज्य है और ये 7th पार्ट होगा। इससे पहले जो है 6 पार्ट हो चुका है, वो कंप्लीट है। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो 6 पार्ट देखें, उसके बाद ये 7वां पार्ट आप देखें। ये 7वां पार्ट होगा। चलिए, आज शुरू करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य से। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण साम्राज्य ब्राह्मण जाति का था। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन ब्रैकेट में आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान ब्रैकेट में गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने ब्रैकेट में गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था।
सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमीक को सौंपा। गौलमीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नीचे नोट दिया हुआ है, नोट देख लेंगे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब देखेंगे भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है पहला हिंद यूनानी, इसके बाद फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिआलकीडस तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ नोट में कुछ हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट बातें दी गई है, उसे देखेंगे। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद जो है शक राजवंश को देखेंगे। चलिए शक देख लेते हैं। यूनानियों के बाद शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने
अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोव था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत के प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा का भी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे के पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहले भी यहाँ हाईलाइट करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी गई है, उसे देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गुंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट दिया हुआ है नीचे, नोट भी देखेंगे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। इसके बाद कुषाण है, कुषाण भी देख लेंगे। कुषाण पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुक कडफिसस था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर तथा पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में चलाया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ये चीज़ें पहले भी बताया जा चुका है, रिपीट हो चुका है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष की कनिष्क के दरबार की विभूति थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट में दिया हुआ है, नोट भी देखेंगे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हर बार बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसे एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। नोट देख लेंगे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। ये आपका 7th पार्ट था। इसके जस्ट बाद 8th पार्ट आएगा, जिसमें आपको गुप्त साम्राज्य और इसके आगे कवर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अवश्य लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। एक अच्छा सा कमेंट, अगर आपको किसी भी तरह का सुधार चाहिए तो आप मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाएँ। यहाँ पर आपको सीटेट और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, सभी का और मेनली रूप से सीटेट का बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाया जाता है। इसके लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8271859877। किसी भी तरह की जानकारी आप चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन व्यस्तता होती रहती है, जिसके चलते मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। लेकिन आप लोग को अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।